हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में ऑलरेडी जो है 7 क्लासेज हो चुके हैं, 7 लेक्चर हो चुके हैं और हम लोगों ने सक्सेसफुली अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे लैंगिक जनन को। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन पर हैं वो हेलो करके अपना अटेंडेंस लगा देंगे बउआ, फिर हम क्लास को आगे शुरू करेंगे। जो भी बच्चे आरुष, लक्ष्मी कुमारी, नंदिनी सिंह, ज्ञानू कुमार और बहुत सारे बच्चे हैं, मनीष यादव, सुमन कुमारी, पूजा यादव, बहुत बढ़िया बउआ। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्रांति कुमारी, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हमने क्लास में इन्फॉर्म नहीं किया था और डायरेक्ट आप लोग का क्लास जो है लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चा जो है बच्चे को पता ना हो, इसलिए बच्चे को एक बार कंफर्म बता दीजिए, बच्चे को शेयर करके बता दीजिए तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बोला कि पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था कि अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया था। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन की मुख्य विधियाँ क्या होती है, ये सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है और आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे लैंगिक जनन को। आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे लैंगिक जनन को। ठीक है बउआ, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यह लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा, आप एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए हमें ज़रा कि क्या मेरा वॉइस क्लियर है या कोई दिक्कत भी है। वॉइस क्लियर है या कोई दिक्कत भी है, ये थोड़ा कंफर्म कर देंगे। आरुष, हाँ हमने एक बैच में बोला था, एक बैच में हमने नहीं बोला था, एक बैच में हमने नहीं बोला था। ओके हाँ, तो जो यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं वो भी कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और जो ऐप पे हैं उनको तो पूछने का अधिकार ही है, वो पूछेंगे ही, बिना पूछे रहेंगे नहीं वो। चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है आज से शुरू कर रहे हैं लैंगिक जनन को। जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर का 70% पोर्शन जो है वो अलैंगिक जनन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसके बाद अलैंगिक जनन कंप्लीटली खत्म हो जाती है, फिर शुरू होता है लैंगिक जनन और आगे के चैप्टर्स में भी आपको लैंगिक जनन की ही चर्चा देखने को मिलेंगी, चाहे वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की बात हो, चाहे वह मानव में लैंगिक जनन की बात हो। ठीक है, तो लैंगिक जनन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें लैंगिक जनन के बारे में काफी विस्तार से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम लैंगिक जनन का बस एक झांकी लेंगे, बस एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। लैंगिक जनन को स्केचली ऊपर से समझेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है, कौन कौन से चरण शामिल होते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट है जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। ये सारी चीजों पे हम आज के क्लास में फोकस करेंगे। ठीक है, पूजा यादव क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बउआ। चलिए ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं उन्हें मैसेज कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी कनेक्ट हो सके। आशीष कुमार, गुड इवनिंग बउआ। सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। इस इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हिंदी में भी अ लगा होता है और इंग्लिश में भी आगे ए लगा होता है, समझ गए ना। अलैंगिक जनन में बस अब खत्म ही होने वाला है बुआ, अब ज्यादा दिन नहीं बचा, अब खत्म ही होने वाला है। संजू कुमार, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि 70% पोर्शन हम लोगों ने काफी डिटेल में कवर किया है, बस 30% पोर्शन है और कुछ ही क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए ये लैंगिक जनन होता क्या है, तो जरा सा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये दोनों की तुलना करते हुए बात करेंगे हम। हमने जब अलैंगिक जनन को पढ़ा था, छोटू यादव गुड इवनिंग बउआ, हमने जब अलैंगिक जनन को पढ़ा था तो हमने देखा था क्या कि अलैंगिक जनन में जनक की संख्या एक होती है। अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। एक अकेला जीव अकेले ही बिना किसी के सहायता का वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, अपने जैसे नए संतति को जन्म देता है। लेकिन लैंगिक जनन में अकेले जो है जनन पॉसिबल नहीं है। लैंगिक जनन में हमेशा जो है दो जीव का होना अनिवार्य है। एक ही जाति के दो जीव होंगे, दोनों भिन्न लिंग के जीव होंगे, दोनों एक दूसरे की सहायता से अपनी ही जाति के अपनी ही जैसे नए जीव को क्या करेंगे, जन्म देंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन का यदि हम डेफिनेशन पे बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब कोई जीव, कोई भी जीव हो, ठीक है, अपनी ही जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से, अपनी ही जाति का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि अगर कोई जीव है और ये जीव जो है कुत्ता जाति का है या हाथी जाति का है या घोड़ा जाति का है या मनुष्य जाति का है, तो जनन के लिए भी कुत्ते को कुत्ता जाति का ही जरूरत पड़ेगा, हाथी को हाथी जाति का ही जरूरत पड़ेगा, मनुष्य को मनुष्य जाति का ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से दो अलग अलग जातियों के बीच में जनन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। प्रकृति कभी भी दो अलग अलग जातियों के बीच में जनन नहीं करवाती है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, जा रहे हैं। ओके बुआ, सौरभ कुमार।
चलिए अब देखिए यहाँ पे, जब कोई जीव है, कोई भी जीव, और ये जीव किसी भी जाति का हो, चाहे वो मनुष्य जाति का हो, चाहे हाथी जाति का हो, घोड़ा जाति का हो, गाय जाति का हो, किसी भी जाति का जो है जीव है, ये अपनी ही जाति के एकदम हमेशा ये जो हेल्प लेगा वो अपने ही जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से जनन करने वाला है। भिन्न लिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई गाय है तो वो मादा है तो उसे नर की जरूरत पड़ेगी, मनुष्य है मादा है तो नर मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, घोड़ा है तो यहाँ पर अगर घोड़ा मादा है तो नर घोड़े की जरूरत पड़ेगी, अगर नर घोड़ा है तो मादा घोड़ा की जरूरत पड़ेगी। मतलब सिंपल सा कंक्लूजन यह है कि जब कोई जाति अपनी ही जाति के भिन्न जीव, जब कोई जाति का जीव अपनी ही जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से अपनी ही जाति के, यहां पर भी फोकस करना है कि मनुष्य हमेशा मनुष्य को जन्म देंगे, ठीक है, हाथी हमेशा हाथी को जन्म देगा, घोड़ा हमेशा घोड़ा को जन्म देगा, कुत्ता हमेशा कुत्ता जाति को ही जन्म देगा, ठीक है। तो जो जाति के जनक जनन में भाग लेंगे उसी जाति का जीव की उत्पत्ति होनी है, जनन होना है, ठीक है। तो अपनी ही जाति के नए जीव को जन्म दे तो जनन का यह संपूर्ण प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाएगी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। तो हमने क्या बोला कि जब कोई जीव अपनी ही जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से अपनी ही जाति के नए जीव को जन्म दे तो जनन की यह संपूर्ण प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि लैंगिक जनन में जनक की संख्या 2 होगी। लैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। लैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए, अलैंगिक जनन में जनक की संख्या 1 थी तो हमने बोला था कि अलैंगिक जनन को एकल जनकीय जनन कह सकते हैं। वहीं लैंगिक जनन में जनक की संख्या 2 है तो लैंगिक जनन को हम द्विजनकीय जनन कहेंगे, बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या बातें क्लियर है? तो लैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होगी? लैंगिक जनन में जो जनक है, जनकों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। इसलिए इसे द्विजनकीय जनन या बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन, एकल जनकीय जनन कहते हैं। वही लैंगिक जनन को द्विजनकीय जनन या बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी 2 जनक भाग लेंगे जनन में, दोनों क्या होंगे? समान जाति के होंगे, लेकिन दोनों जनक का लिंग जो होगा वो क्या होगा? भिन्न होगा। एक नर होगा और दूसरा क्या होगी? मादा होगा। लैंगिक जनन में हमेशा एक नर भाग लेते हैं और दूसरा कौन होते हैं? मादा भाग लेते हैं, ठीक है। तो दोनों जनक जो है भिन्न लिंग वाले होंगे। उनमें से एक जनक जो होगा वो क्या होगा? नर, और दूसरा जनक क्या होगा? मादा होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? मृत्युंजय कुमार सर, मेरा अटेंडेंस बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है वो, ठीक है। देखिए, तो एक नर होगा और एक क्या होगी? मादा होगी। अब लैंगिक जनन जो है काफी कह सकते हो कि जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन लंबी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन के मुकाबले में लैंगिक जनन करने में समय लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि लैंगिक जनन बहुत सारी चरणों से होकर गुजरता है। तो लैंगिक जनन में जितने भी चरण सम्मिलित होते हैं उन चरणों को, उन घटनाओं को 3 समूहों में बांटा गया है। और वो 3 समूह कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है, लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है जिसके बिना लैंगिक जनन संपादित हो ही नहीं सकता वो है युग्मकों का संलयन, जिसे हम निषेचन कहते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन या फिर क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण घटना यदि कोई है तो वो है निषेचन। अगर निषेचन हो रहा है तो लैंगिक जनन कहेंगे, लेकिन अगर निषेचन नहीं हो रहा है और लैंगिक जनन से कितनी ही समानता क्यों ना देखने को मिल रहा है, वो कभी भी लैंगिक जनन नहीं होगा। बउआ कितने में कोर्स मिल रहा है सर जी? आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पर देख लीजिए, आपको कोर्स का प्राइस पता चल जाएगा। रुचि कुमारी, हेलो बउआ, ठीक है बउआ। तो हमने क्या बोला कि अगर निषेचन हो रहा है तो लैंगिक जनन होगा, अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो दूसरा कोई भी जनन हो सकता है, लेकिन वो लैंगिक जनन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, निषेचन पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। निषेचन से पहले जो भी घटना घटित होगा उसे हम कहेंगे पूर्व निषेचन घटनाएं। निषेचन से पहले जो भी घटनाएं घटित होगी उसे हम कहेंगे पूर्व निषेचन घटनाएं। उसके बाद होगा निषेचन, और निषेचन के बाद जो भी घटना घटित होगी उसे हम कहेंगे पोस्ट निषेचन घटनाएं। इसको हम बारीकी से समझते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि सर जी ये लैंगिक जनन क्या होता है? तो जब कोई जीव है, वो जीव क्या कर रहा है? अपनी ही जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता ले रहा है और अपनी ही जाति के नए जीव को जन्म दे रहा है, तो यह घटना कहलाएगी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जनक की संख्या 2 होती है, इसीलिए हम लैंगिक जनन को द्विजनकीय जनन या बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा लैंगिक जनन में जो 2
भोजनक भाग लेते, दोनों की जाति समान होती है, लेकिन दोनों के लिंग अलग होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होते हैं। लैंगिक जनन में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनको हम 3 समूहों में बांटते हैं। सबसे मुख्य जो घटना है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो निषेचन है। निषेचन से पहले लैंगिक जनन में जो भी घटना घटित होगी वो पूर्व निषेचन घटनाओं के अंतर्गत आएगा, और निषेचन के बाद जो भी घटना घटित होगी वो पश्च निषेचन घटना के अंतर्गत आएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निषेचन के दौरान घटने वाली घटनाओं को मुख्य हम 3 समूहों में बांट सकते हैं, पूर्व निषेचन घटनाएं, निषेचन और पश्च निषेचन घटनाएं। क्या इतनी बातें क्लियर है? छोटू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेल जनक एंड फीमेल जनक, आरुष कुमार बिल्कुल सही है बउआ। निषेचन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगी थोड़ा देर में, बस बने रहिए क्लास में। मादा युग्मक, आरुष कुमार, मादा युग्मक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पास्ट नहीं होता बउआ, पोस्ट होता है आरुष कुमार। एक तो जो पहले हुआ उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटनाएं घटी उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। आपने पास्ट लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। आशीष कुमार, फर्टिलाइजेशन का स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो। पूजा यादव आप सही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बउआ। छोटू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पोस्ट, ठीक है। चलिए सर, मेरा अटेंडेंस भी बना लीजिए। बिल्कुल बन रहा है बउआ आप लोग का अटेंडेंस। आप जैसे ही क्लास ज्वाइन कर लिया आप लोग का अटेंडेंस बनना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली बन जाता है बउआ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? देखिए यहाँ पर, अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम नर, हमेशा नर की बात करेंगे, मादा की बात करेंगे, तो नर के लिए हम साइन जो है, देखो यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है आपको, ये मेल का साइन है। ये इस तरीके से यदि हम कहीं पे साइन बना दे, चिन्ह बना दे, तो आप समझ लीजिए ये साइन किसका है? ये नर का साइन है, मेल का साइन है। ये जो साइन है ये किसको सूचित करता है? नर को। और इस तरीके से यदि हम साइन बनाते हैं गोल लिखकर, और नीचे में हम ये क्रिसमस वाला प्लस डाल देते हैं, तो समझ जाइए ये मादा का साइन है। तो ये नर का साइन है और ये किसका चिन्ह है? मादा का चिन्ह है। क्या ये ध्यान में रहेगा? लैंगिक जनन में हम ये 2 चिन्हों का लगातार उपयोग करेंगे। जहां पर भी हमको नर दिखाना होगा, नर को प्रदर्शित करना होगा, हम वहां पर ये वाला साइन उपयोग में लाएंगे। किसके लिए? नर के लिए, यानी मेल के लिए। और अगर मादा को दिखाना होगा तो हम ये वाली साइन प्रयोग में लाएंगे। किसके लिए? मादा के लिए, यानी फीमेल के लिए। तो ये जो 2 साइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक यदि आपको नहीं पता था तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नर के लिए ये साइन प्रयोग में लाया जाता है और मादा के लिए नीचे वाले साइन प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? आशीष कुमार, फर्टिलाइजेशन अब सही है ना? हाँ फर्टिलाइजेशन अब सही है बउआ। पूजा यादव, हाँ सब सही है। मणिकांत कुमार यादव, हाँ पूजा यादव बिल्कुल बउआ। तनु कुमारी, ठीक है। तो चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक जंतु का एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक पौधे का एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद हम लैंगिक जनन की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? जंतु का। आप एक बात बताओ, जो मनुष्य है क्या ये जंतु है या नहीं? मनुष्य जो है वो जंतु है या नहीं? मनुष्य जो है वो जंतु है या नहीं? बिल्कुल, मनुष्य जो है किस कैटेगरी में आती है? जंतु के कैटेगरी में आती है। तो हम जंतुओं में लैंगिक जनन समझने के लिए मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर हम साइन दे देते हैं। देखिए तो हमने ये देखा कि एक नर मनुष्य है, एक नर क्या है? मनुष्य है। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक नर मनुष्य हमने लिया। क्या लग रहा है आपको ये नर मनुष्य अकेले जनन कर पाएगा? क्या ये नर मनुष्य अकेले जनन कर पाएगा? कोई बता सकते हैं? ये नर मनुष्य जो है अकेले जनन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नर मनुष्य को जनन करने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी अपनी ही जाति का, यानी अपना जाति मतलब क्या? ये मनुष्य जाति है तो दूसरे मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, और वो जो है भिन्न लिंग के होने चाहिए। यानी नर मनुष्य है तो इन्हें क्या करना होगा? मादा मनुष्य का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक दूसरी क्या है? मादा। देखो हमने साइन का इस्तेमाल किया ना, इसीलिए हमने बोला कि साइन आप क्या कर लो, साइन आप क्या कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो एक नर मनुष्य हमने लिया, एक मादा मनुष्य हमने लिया। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक नर मनुष्य हमने लिया, एक मादा मनुष्य हमने लिया। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल बउआ। एक मेल ह्यूमन है और दूसरा फीमेल ह्यूमन है। बहुत बढ़िया बउआ, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए उनको शेयर कर दीजिए बउआ, अगर ऐप पे है तो भी, यूट्यूब पे है तो भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो नर मनुष्य है, ये नर मनुष्य को नर मनुष्य क्यों कह रहा है? कुछ तो कारण होगा ना कि इस मनुष्य को हम नर कह रहे हैं, इस मनुष्य को हम मादा कह रहे हैं। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? इसके पीछे का वजह है कि ये ऐसा मनुष्य है कि इनके पास, ये ऐसा मनुष्य है कि इनके पास जो जनन तंत्र है वो है नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र। और इनके पास जो ये जो मनुष्य है, ऐसा मनुष्य है जिनके पास कौन सा जनन तंत्र है? मादा जनन तंत्र है। इनके पास है मादा जनन तंत्र है, ठीक है। अब चूंकि इस मनुष्य के पास नर जनन तंत्र है तो इसे नर मनुष्य हमने कहा, और चूंकि इस मनुष्य के पास मादा जनन तंत्र है तो इसे हमने मादा मनुष्य कहा। क्या इतनी बातें क्लियर है? आयुष राज यादव, गुड इवनिंग बउआ। बहुत 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 गुड इवनिंग। चलिए, मादा जनन तंत्र, बिल्कुल बउआ।
आरुष कुमार पूजा यादव, बहुत बढ़िया बुआ। चलिए अब जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो वहां पर जवाब दिया करिए, एक्टिव रहिए बुआ, ठीक है। दिमाग जो है चलती रहेगी आपकी, तभी चीजें आपके दिमाग में सही से बैठ पाएगी, ठीक है। अब देखो ये नर मनुष्य के पास है नर जनन तंत्र, ये मादा मनुष्य के पास है मादा जनन तंत्र। इतनी बातें तो सबको समझ में आ ही जाती है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये नर मनुष्य जो है ना बुआ, नर मनुष्य ये पहुंच चुके, नर मनुष्य में जो नर जनन तंत्र है, जरा ध्यान से समझिएगा, नर मनुष्य में जो नर जनन तंत्र है, तो जनन तंत्र का मतलब क्या होता है पता है आपको? जनन तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। तंत्र जैसे ही लग गया उसका मतलब क्या हो गया? अंगों का समूह हो गया। जैसे पाचन तंत्र, पाचन में सहायता करने वाले जितने भी अंग होंगे उनको हम सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बोलेंगे। श्वसन में सहायता करने वाले जितने भी अंग होंगे उन्हें हम सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र बोलेंगे। और इसी तरीके से उत्सर्जन में सहायता करने वाले जितने भी अंग होंगे उन्हें हम सही सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जनन में सहायता करने वाले जितने भी, एक अंग से जनन नहीं होगा, एक से अधिक अंग, बहुत सारे अंग होते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, और जनन में सहायता करने वाले जितने भी अंग होते हैं सबको हम जनन तंत्र कहते हैं, सबको हम जनन तंत्र कहते हैं। राव साहब गुड इवनिंग बुआ, सबको हम जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जनन में सहायता करने वाली अंगों के समूह को हम लोग जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब जरा से यहाँ पर ध्यान से बातों को समझिएगा, यहाँ पर बातों को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि सर जी ये जो नर जनन तंत्र है अंगों का समूह है, इसमें बहुत सारे अंग हैं जो जनन में सहायता करते हैं। कोई तो अंग ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कोई तो अंग ऐसा होगा जनन तंत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसके बिना कदापि जनन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नर में भी एक अंग वैसा है और मादा में भी एक अंग वैसा है, ठीक है। तो वह कोई भी अंग, वह नर जनन तंत्र का वह कोई भी अंग जिसके बिना जनन संभव नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा और उसे हम कहेंगे प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का वह अंग जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, और मादा जनन तंत्र का वह अंग जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इसे भी हम मादा प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, मादा प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसे हम नर प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, इसे हम मादा प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन है? ऐसा कौन सा अंग है जिसके बिना नर जनन कर ही नहीं सकता, और मादा में ऐसा कौन सा अंग है जिसके बिना मादा जनन कर ही नहीं सकती? तो ध्यान रखिए बुआ कि नर में अंग है वृषण, नर में एक अंग है, क्या नाम है? वृषण, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, वृषण जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। वही मादा में है अंडाशय, मादा में अंडाशय है जिसे हम ओवरी कहते हैं। और ये दो अंग ऐसे हैं जो एक नर में है और एक मादा में है, ठीक है। एक नर में है और एक मादा में है, ठीक है। तो नर का प्राथमिक जनन अंग कौन होगा? वृषण यानी टेस्टिस। और मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन होगा? अंडाशय यानी ओवरी। क्या यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बन जाएगा क्या? यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बन जाएगा कि निम्न में से कौन नर प्राथमिक जनन अंग है या फिर निम्न में से कौन मादा प्राथमिक जनन अंग है? तो नर का प्राथमिक जनन अंग है वृषण और मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन है? अंडाशय। और जो प्राथमिक जनन अंग होता है ना वो, उसका मुख्य काम होता है युग्मक का निर्माण करना। युग्मक एक विशेष कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है और वही आगे चलकर निषेचन में भाग लेती है और अगली पीढ़ी का निर्माण करती है, युग्मक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन में कभी भी हमने युग्मक की चर्चा नहीं की थी, लेकिन लैंगिक जनन बिना युग्मक का संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर बिना युग्मक का लैंगिक जनन नहीं हो सकता तो वह अंग जो युग्मक बनाती है उसके बिना जनन कैसे हो सकता है? तो वृषण का काम होता है नर युग्मक को बनाना और वही अंडाशय का काम होता है मादा युग्मक को बनाना, और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तब जाकर अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। नीरज यादव खुश रहिए बउआ, राव साहब सर, नीरज यादव खुश रहिए बउआ, खुश रहिए बोला हमने। मिस्टर हिमांशु पासवान गुड इवनिंग बउआ, ठीक है। चलते हैं, क्या इतनी चीजें क्लियर है? हमने जो अभी बात किया, क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो वृषण है ना वो, वृषण के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वृषण के अंदर और अंडाशय के अंदर विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो कि दूसरे अंग में देखने को नहीं मिलता है। ये अलग क्यों है? सर आज अचानक क्लास एक दिन गैप करके, वो एक दिन हुआ था ना बीच में, हम लोगों ने संडे को छुट्टी मना लिया था ना, उस दिन क्लास होना था लेकिन क्लास नहीं ले पाए महाशिवरात्रि की वजह से, तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। चलिए तो अब जरा सा बात को समझते हैं, कि सर जी ये वृषण के पास ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से हम इसे प्राथमिक जनन अंग, सबसे इंपॉर्टेंट अंग के रूप में मान रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का वजह है कि इसके पास ऐसी कोशिका है जो कि हमारे शरीर के दूसरे अंगों के पास नहीं होती है।
ठीक है। इसके पास, वृषण के पास, अंडाशय के पास विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो कि हमारे दूसरे अंगों के पास देखने को नहीं मिलती है, शरीर के किसी अंग में नहीं पाई जाती है। इतना यूनिक होता है ये, क्यों? क्योंकि इनके पास जो कोशिका होती है ना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता होती है, और अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाएं हमारे शरीर के दूसरे किसी अंग में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो सिर्फ नर में वृषण में देखने को मिलेगा और मादा के अंडाशय में देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि वो यूनिक जो कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता रखती है और सिर्फ वृषण और अंडाशय में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है अर्धसूत्राणु। क्यों? क्योंकि यह अर्धसूत्री विभाजन करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्राणु कहते हैं। अर्धसूत्राणु या फिर मियोसाइट्स कहेंगे। अर्धसूत्राणु या फिर क्या कहेंगे? मियोसाइट्स। इसके अंदर नर में वृषण के अंदर और मादा में अंडाशय के अंदर क्या मिलेगा? हमें अर्धसूत्राणु देखने को मिलेंगे। अर्धसूत्राणु देखने को मिलेंगे या फिर मियोसाइट्स देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? मियोसाइट्स देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि बताइए नर जंतु में अर्धसूत्राणु किस अंग में देखने को मिलेगा, तो वृषण में। मादा जंतु में अर्धसूत्राणु कहां मिलेगा? तो अंडाशय में। बात क्लियर है? यानी कि जो भी प्राथमिक जनन अंग होते हैं उसी में आपको अर्धसूत्राणु देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर ये दूसरे से अलग क्यों है? सर जी टेस्ट सैटरडे को ही रखिए। नहीं बुआ, अब टेस्ट का शेड्यूल अगर हो गया है, टेस्ट का शेड्यूल यदि हमने कर दिया है तो अब फ्राइडे को ही टेस्ट होगा, सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्राइडे तक आप जो है रेडी रहिए टेस्ट के लिए। चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या है बुआ, अर्धसूत्राणु। अर्धसूत्राणु आगे चलकर क्या करती है? ये नर युग्मक का निर्माण करती है। अर्धसूत्राणु अलग इसलिए है क्योंकि ये नर में नर युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? नर युग्मक बनाती है, जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं। नर युग्मक बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट। वही मादा में ये क्या करेगी? मादा युग्मक बनाएगी। मादा युग्मक बनाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट कहेंगे। फीमेल गैमीट कहेंगे। फीमेल गैमीट कहेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए अर्धसूत्राणु का काम क्या होता है, तो अर्धसूत्राणु का काम है नर में नर युग्मक बनाना, मादा में मादा युग्मक बनाना। यानी ओवरऑल कंक्लूजन है कि अर्धसूत्राणु का काम होता है युग्मक का निर्माण करना, ठीक है। तो युग्मक का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसे अर्धसूत्राणु कहते हैं। अर्धसूत्राणु सामान्यतः प्राथमिक जनन अंग यानी वृषण और अंडाशय में देखने को मिलती है। क्या बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? आरुष कुमार एक क्वेश्चन पूछे, सर हमने ध्यान नहीं दिया। क्या क्वेश्चन था, जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछे थे, रिपीट कर दीजिए। हमने आपके ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऊपर स्क्रॉल होता रहता है ना, आप कमेंट करते ऊपर स्क्रॉल होता रहता है। क्वेश्चन पूछ लीजिए फिर से। चलिए अब देखिए बबू, अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है? ठीक है, ध्यान में यह रखनी है कि अर्धसूत्राणु ने नर युग्मक बनाया। तो अर्धसूत्राणु ने नर युग्मक कैसे बनाया? समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन? तो नाम से पता चल रहा है कि यह विशेष कोशिका है जिसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या बात क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्राणु अर्धसूत्री विभाजन करके नर युग्मक, और मादा में अर्धसूत्राणु अर्धसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करके मादा युग्मक का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना है, जब भी युग्मक बनेगा अर्धसूत्राणु से बनेगा, और जब भी युग्मक बनेगा अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़े। जब भी युग्मक बनेगा तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनेगा? किस विभाजन के फलस्वरूप बनेगा? तो युग्मक प्रायः अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। शेखर कुमार बहुत बढ़िया बउआ, पूजा यादव बहुत बढ़िया, ठीक है, क्रमवीर कुमार, ठीक है बउआ। इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जरा सा, अर्धसूत्राणु ने अर्धसूत्री विभाजन किया और नर में बनाया नर युग्मक। अर्धसूत्राणु ने अर्धसूत्री विभाजन किया और मादा में बनाया मादा युग्मक। अब सवाल ये उठता है कि ये नर युग्मक कैसा होता है और ये मादा युग्मक कैसा होता है, ठीक है। तो नर जंतु का जो नर युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है या फिर स्पर्म कहलाता है। शुक्राणु या फिर क्या कहलाते हैं? स्पर्म कहलाते हैं। वही मादा युग्मक जो है ये क्या कहलाएगा? अंडाणु कहलाएगा, या फिर इसे हम इग कहेंगे या ओवम कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इग कहेंगे। इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई?
सॉरी, अर्धसूत्राणु ने अर्धसूत्री विभाजन किया, नर युग्मक बनाया, नर युग्मक को क्या बोला, नर में शुक्राणु। वही जो है अर्धसूत्री विभाजन मादा में भी हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्राणु ने अर्धसूत्री विभाजन किया, मादा युग्मक बनाया, मादा युग्मक को क्या बोला हमने, अंडाणु बोला। इतनी चीजों को फिर से रिवाइज कर ले क्या, इतनी चीजों को फिर से रिवाइज कर ले क्या, क्योंकि हर एक स्टेप से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक भी स्टेप जो है मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है बेस है, इससे फिर आगे के 2 चैप्टर क्लियर होने हैं बउआ। ठीक है, हमने क्या बोला कि सर जी कोई टॉपिक पे यदि हम टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, उसका यूज ज्यादा होने वाला है और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। आरुष कुमार ने क्वेश्चन, सर फाइकस नामक शैवाल वृषम का एग्जाम्पल होगा क्या, एग्जाम्पल है मां पाया जाता, क्या लिखा है हमें समझ नहीं आया। फाइकस नामक शैवाल इसका एग्जाम्पल होता है या नहीं। हाँ, फाइकस में लैंगिक जनन देखने को मिलता है ना बउआ, फाइकस में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। उसके नर और मादा युग्मक की संरचना आपने पढ़ा है, सम युग्मकी और विषम युग्मकी जब टॉपिक पढ़ा रहे थे वहां पर आपने पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है लैंगिक जनन होता है, युग्मक बनता है तो लैंगिक जनन होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर नर मनुष्य, मादा मनुष्य, नर मनुष्य नर इसलिए है क्योंकि नर जनन तंत्र है, मादा मनुष्य मादा इसलिए क्योंकि इसके पास मादा जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र का नर जनन तंत्र के पास एक मुख्य अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे हम प्राथमिक अंग कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग। मादा जनन तंत्र में भी एक मुख्य अंग में देखने को मिलता है जिसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण है, वही मादा का प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है। वृषण में पाया जाता है अर्धसूत्राणु और अंडाशय में भी पाया जाता है अर्धसूत्राणु। अर्धसूत्राणु विशेष कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक बनाती है। नर में नर युग्मक और मादा में अर्धसूत्री विभाजन करके मादा युग्मक। ठीक है, अब नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु। शुक्राणु जो बनते हैं किस अंग में बनते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुक्राणु किस अंग में बनते हैं तो अंग का नाम क्या होगा, वृषण। अंडाणु किस अंग में बनते हैं तो अंग का नाम होगा अंडाशय। वही कोशिका पूछे कि शुक्राणु किस कोशिका से बनते हैं तो अर्धसूत्राणु, और अंडाणु भी किस कोशिका से बनते हैं, अर्धसूत्राणु। किस विभाजन से बनते हैं तो शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन से और अंडाणु भी कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है? नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया बुआ, आरुष हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया बुआ। देखिए आगे अब क्या है, यहां पर एक चीज है आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिका होती है, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है, हमारे शरीर काया अंगों का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, यहां पर एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि द्विगुणित कोशिका क्या होता है और अगुणित कोशिका क्या होता है। ठीक है, देखो बुआ, मान लेते हैं कि कोई एक कोशिका है, कोई एक क्या है, कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका में गुणसूत्र जो है ये जोड़े में, कोशिका में गुणसूत्र क्या है, जोड़े में। ठीक है, तो इस कोशिका को हम लोग द्विगुणित कोशिका बोलेंगे। अगर गुणसूत्र जोड़े में है तो ये द्विगुणित कोशिका होगी, द्विगुणित कोशिका होगी, या फिर इसे हम डिप्लॉइड द्विगुणित कोशिका, या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल कहेंगे। लेकिन यदि कोशिका में गुणसूत्र जो है अकेला मिले, आधा मिले, जोड़े में नहीं मिले, ठीक है, जैसे मनुष्य में बात करेंगे तो 23 जोड़ा यानी जोड़े में गुणसूत्र होगा, यानी हमारे शरीर का निर्माण करने वाली, अंगों का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसका मतलब हमारे शरीर के निर्माण करने वाली कोशिका द्विगुणित होती है। अब जब ये द्विगुणित कोशिका, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब ये द्विगुणित कोशिका विभाजन करे और विभाजन के बाद जब नई कोशिका का निर्माण करे, देखो यहां पर 2 कोशिका का इससे क्या हुआ, निर्माण हुआ, और इस दोनों कोशिका में गुणसूत्र फिर से क्या देखने को मिल रहे हैं, जोड़े में। इसमें भी एक जोड़ा है, इसमें भी क्या है, एक जोड़ा है। तो ये इसके पास भी जोड़े में तो द्विगुणित कोशिका, इसके पास भी जोड़े में तो ये भी द्विगुणित हो जाएगा, ये भी द्विगुणित, इसके पास भी जोड़े में तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, द्विगुणित को हम 2n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, 2n। कहीं पर हम 2n लिख दिए या 2n सेल बोल दिए तो आप समझ लीजिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, द्विगुणित कोशिका की बात कर रहे हैं, ऐसी कोशिका की बात कर रहे हैं जिसमें गुणसूत्र जोड़े में है। क्या बात क्लियर है? 46 यानी, हाँ बउआ तनु कुमारी आपने 46 सही बोला है, लेकिन वो 23 जोड़ा में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बबू। चलिए द्विगुणित, तो ये भी कोशिका कैसी है, द्विगुणित, और ये वाली कोशिका भी कैसी है, द्विगुणित है। इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन अगर घटना ऐसी घटती, क्या घटना घटती, जरा ध्यान से देखिए। अगर घटना कुछ इस तरीके का देखने को मिलता कि कोई कोशिका है, कोई क्या है, कोशिका है, यहां पर हमने एक कोशिका बना लिया। ठीक है, कोशिका है, इसमें जो गुणसूत्र है, इसमें गुणसूत्र जोड़े में, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ये कोशिका 2 कोशिका का निर्माण कर रही है, अब नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। देखो नई कोशिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और ये जो नई कोशिका है इसमें गुणसूत्र जो है इसमें एक है और इसमें भी क्या है, एक है।
तो अब यहाँ पर क्या दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है? ये तो जोड़े में है तो चलो द्विगुणित कोशिका हो गई, ठीक है। लेकिन जब विभाजन हुआ तो गुणसूत्र जो है अकेला है, इसमें दो गुणसूत्र है तो इसमें एक को है, इसमें एक को है, मतलब आधा है। तो आधा है मतलब कैसी कोशिका? अगुणित कोशिका। अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी है तो अगुणित कोशिका होगी और इसे हम सिर्फ n से सूचित करेंगे। यहां पर भी आधा है तो अगुणित कोशिका, और इसे हम किससे सूचित करेंगे? n से सूचित करेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? द्विगुणित कोशिका किसे कहते हैं, अगुणित कोशिका किसे कहते हैं, ये बातें समझ में आ गई। अगर गुणसूत्र जोड़े में है तो द्विगुणित कोशिका, अगर गुणसूत्र जो है अकेला है, ठीक है, तो अगुणित कोशिका। बातें क्लियर है? फाइकस नहीं फ्यूकस था बउआ, आशीष कुमार फ्यूकस था। अच्छा, आपने फाइकस का एग्जाम्पल आप जो है बात कर रहे हो जिम्नोस्पर्म्स की, जिसमें कोन बनते हैं। सर मेल एनिमल में स्पर्म होता होगा ना, क्योंकि जनन करने में स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल होगा। अगर मेल एनिमल है, आरुष कुमार, अगर नर जंतु है, ठीक है, और वो जनन अवस्था में है, जनन के योग्य हो चुका है, तो उनके वृषण में शुक्राणु 100% उपस्थित होंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पर जरा, तो ये समझ में आ गया गुणसूत्र जोड़े में है तो द्विगुणित कोशिका, और गुणसूत्र जो है अकेला है। अब दोनों में अलग घटना देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि द्विगुणित कोशिका से दो द्विगुणित कोशिका का जन्म हुआ, और यहाँ पर एक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिका का जन्म हुआ, और इस तरीके से ये दो अलग अलग प्रकार के ये विभाजन का तरीका है। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या बोलेंगे इसे? समसूत्री विभाजन बोलेंगे। समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। समसूत्री विभाजन जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। वही अगर गुणसूत्र आधा हो जाए तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। क्या दोनों में अलग अलग घटनाएं देखने को मिल रही है? यहाँ पर द्विगुणित से द्विगुणित कोशिकाओं का जन्म हुआ, और यहाँ पर द्विगुणित से अगुणित कोशिकाओं का जन्म हुआ। अगर द्विगुणित से द्विगुणित कोशिका बनती है समसूत्री विभाजन, द्विगुणित से अगुणित कोशिका बनती है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। क्या ये दोनों विभाजन का तरीका समझ में आ गया? क्या ये दोनों विभाजन का तरीका समझ में आ गया? राजा कुमार क्या हो रहा है, नींद आ रहा है क्या आपको? मधु यदुवंशी मियोसिस, मियोसिस जी बउआ, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं, ठीक है, और माइटोसिस समसूत्री विभाजन को कहते हैं। तनु कुमारी कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद समोसा बंटवाते हैं ग्रुप में, ठीक है, भूख अगर लग गई है तो। चलते हैं आगे बउआ। देखिए यहाँ पर आधा घंटा पढ़े नहीं, भूख 7:30 से तो क्लास ही शुरू हुआ है और आपको भूख लग गया। चलिए, तो यहां पर ये दो तरीका आपको याद रखना है। एक में हमने समसूत्री विभाजन को पढ़ा है और दूसरे में हमने समझाया है अर्धसूत्री विभाजन को। बात क्लियर है? अब इस दोनों में से वृषण के अंदर जो अर्धसूत्राणु है कौन सा विभाजन कर रही है? इन दोनों में से कौन सा विभाजन कर रही है? तो अर्धसूत्री विभाजन कर रही है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। बात क्लियर है? अब अर्धसूत्री विभाजन किससे हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन किससे हो रहा है? मैटर ये है, अर्धसूत्री विभाजन किससे हो रहा है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है अर्धसूत्राणु में हो रहा है। किसमें हो रहा है? अर्धसूत्राणु में हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है बउआ? अर्धसूत्राणु में हो रहा है। देखो तो अब बताइए ये अर्धसूत्राणु अगुणित होगा या द्विगुणित होगा? अर्धसूत्राणु अगुणित होगा या द्विगुणित होगा? अगुणित के लिए n लिखेंगे आप और द्विगुणित के लिए 2n लिखेंगे आप लिख के बताइए कि अर्धसूत्राणु वृषण के अंदर पाई जाने वाली, अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली, युग्मक का निर्माण करने वाली जो अर्धसूत्राणु नाम की कोशिकाएं हैं, ये अगुणित होती है या द्विगुणित होती है? सबको मिलेगा बउआ, हाँ, सबको बारी बारी से मिलेगा। सलोनी कुमारी ने आंसर किया है 2n यानी द्विगुणित। मधु यदुवंशी ने द्विगुणित आंसर किया है, बहुत बढ़िया बउआ। करमवीर कुमार ने द्विगुणित आंसर किया है, पूजा कुमारी ने द्विगुणित आंसर किया है, आशीष कुमार ने द्विगुणित आंसर किया है, बहुत बढ़िया। देखिए तो सही है, अर्धसूत्राणु जो होते हैं ये द्विगुणित कोशिका होती है, और इसे हम किससे सूचित करेंगे? 2n से सूचित करेंगे। अर्धसूत्राणु द्विगुणित, ये नर में भी और मादा में भी। और इसके अलावा सिर्फ अर्धसूत्राणु नहीं बउआ, हमारे शरीर की कोई भी कायिक कोशिका होगी, शरीर की सभी कायिक जो कोशिका होती है, कायिक कोशिकाएं क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लीवर की, किडनी की, गुर्दा की, वृषण की, ठीक है, इसके अलावा जो है अंडाशय की, और जो भी अंग आप अपने शरीर में देख रहे हो, आंख की, नाक की, हाथ की, पैर की, हड्डियों की, सभी की कोशिकाएं कैसी होगी? द्विगुणित होगी।
ठीक है, सिर्फ युग्मक अगुणित होते हैं। देखिए यहां पर अर्धसूत्राणु में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्राणु जो कि द्विगुणित कोशिका था, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के कारण नर युग्मक बना। कौन सा युग्मक बना, नर युग्मक बना, ठीक है। और इस नर युग्मक को हमने शुक्राणु बोला। तो आप अब ये बताइए कि शुक्राणु कैसी कोशिका होगी, अगुणित होगी या द्विगुणित होगी। शुक्राणु कैसी कोशिका होगी, अगुणित होगी या द्विगुणित होगी, फटाफट आंसर करेंगे। शुक्राणु कैसी कोशिका होगी, अगुणित होगी या द्विगुणित होगी। आंसर आना शुरू हुआ। मधु यदुवंशी ने आंसर किया है अगुणित, सलोनी ने आंसर किया है अगुणित, आरुष ने 2n आंसर किया है। थोड़ा सा बउआ दिमाग ताका पे रख के घूम रहे हो क्या। राकेश कुमार ने आंसर किया है, ईशु शर्मा मोस्ट वेलकम बहिन, करमवीर अगुणित, बहुत बढ़िया बउआ। पूजा यादव ने अगुणित आंसर किया है। राकेश कुमार यादव एप्लीकेशन पे द्विगुणित आंसर कर रहे हैं। बउआ कहाँ दिमाग कहाँ है आप लोगों का, दिमाग कहाँ है आप लोगों का। हमने क्या पूछा, शुक्राणु की सूत्रगुणिता पूछी है, अर्धसूत्राणु की नहीं। अर्धसूत्राणु द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, नर युग्मक बनाया और नर युग्मक का नाम हमने शुक्राणु रखा। तो शुक्राणु नामक जो कोशिका है, शुक्राणु नामक जो युग्मक है वो अगुणित होगा या द्विगुणित। ऑब्वियस सी बात है, अर्धसूत्राणु से बना है तो ये कैसा होने वाला है, अगुणित होने वाला है, जिसे हम किससे सूचित करेंगे, n से सूचित करेंगे। इधर आप बता दो, अर्धसूत्राणु अंडाशय के अंदर जो अर्धसूत्राणु है ये द्विगुणित है, इसने किया अर्धसूत्री विभाजन, बनाया मादा युग्मक, और ये जो मादा युग्मक है इसका नाम हमने अंडाणु रख दिया। तो आप बताओ ये अंडाणु कैसी कोशिका होगी, अंडाणु कैसी कोशिका होगी, अगुणित होगी या द्विगुणित होगी। अंडाणु, शुभम कुमार ने आंसर किया है अगुणित, मधु यदुवंशी ने आंसर किया है अगुणित, शेखर कुमार ने अगुणित आंसर किया, सलोनी ने अगुणित आंसर किया, बहुत बढ़िया बुआ। तनु कुमारी ने अगुणित आंसर किया है, बहुत बढ़िया बुआ, बहुत बहुत। शुभम कुमार ने, आयुष राज ने, सभी लोग का आंसर आ रहा है, सब लोग अगुणित आंसर कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी युग्मक हो, कोई भी युग्मक हो, जैसे ही युग्मक शब्द इस्तेमाल में आ जाए, शुक्राणु नर युग्मक है, अंडाणु भी युग्मक है, मादा युग्मक है, युग्मक आ जाए, समझ लीजिए युग्मक कैसा होगा, अगुणित होगा। ठीक है, किसी भी जीव का युग्मक हो, चाहे वो नर जंतु का हो, पेड़ पौधे का हो, इवन वो शैवाल का ही क्यों ना हो, ब्रायोफाइट्स का ही क्यों ना हो, वो हमेशा क्या होगा, युग्मक प्रायः अगुणित होते हैं, युग्मक प्रायः अगुणित होते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं बहू, ठीक है। अब जब आगे के चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा ना, और नहीं बताएंगे तो बहुत लपड़ाएंगे कमेंट बॉक्स में घुस के। बहुत बढ़िया बहू, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये चीज क्लियर हो गई कि अर्धसूत्राणु द्विगुणित, अर्धसूत्री विभाजन, नर युग्मक बनाया, शुक्राणु अगुणित, अंडाणु क्या अगुणित। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब इसकी संरचना कैसी होती है, ये दिखता कैसा है, शुक्राणु स्पेशली ये दिखाई कैसा देता है। तो आप लोगों को पता है कि ये दिखने में थोड़ा सा अलग होता है। ऐसी कोशिका है जो कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर टोपी और पीछे से आपको क्या देखने को मिलेगा, पूंछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की संरचना कुछ शुक्राणु की देखने को मिलती है, इस तरह की संरचना कुछ शुक्राणु को देखने को मिलती है। वहीं अगर हम अंडाणु की बात करें तो कुछ इस तरह का संरचना आपको अंडाणु का देखने को मिलेगा, गोलाकार संरचना। तो शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना में काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो मनुष्य है वो विषम युग्मकी है, इनके नर और मादा युग्मक एक जैसे दिखाई नहीं देते, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये विषम युग्मकी है, बात क्लियर है। स्पर्म, बहुत बढ़िया बउआ, ठीक है, लगातार कमेंट आ रहे हैं आप पे। चलिए यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे आप। अब ये जो शुक्राणु है आपने क्लैरिफाई कर ही दिया कि ये अगुणित होंगे, तो अब एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए, एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर ये अगुणित है तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अंडाणु अचल होते हैं, बहुत बढ़िया होगा, और शुक्राणु चलनशील होते हैं। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना है, शुक्राणु नर मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछे कि नर मनुष्य के शरीर की सबसे, या मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और दोनों ही युग्मक है। आंसर आ रहा है, मधु यदुवंशी ने आंसर किया है शुक्राणु और अंडाणु दोनों में 23 गुणसूत्र होंगे, बहुत बढ़िया बउआ, 23 होंगे। करमवीर ने किया आंसर किया, आरुष ने आंसर किया, सलोनी सिंह ने आंसर किया, प्रेषी कुमारी ने आंसर किया, नीरज यादव ने आंसर किया 23, बहुत बढ़िया बउआ। देखिए तो अगर इसमें 23 है, अगर शुक्राणु में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, कुल गुण, हिंदी में लिख देते हैं, कुल गुणसूत्रों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया। ठीक है, कि शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, 23। वही अंडाणु में कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, तो अगेन 23 होगा। यदि आपने बता दिया कि अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23, तो अब बताइए कि ये अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, फटाक से आंसर करेंगे। अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ये बतानी है आपको।
अर्ध शुक्राणु में गुणसूत्र 46 आंसर आना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। आयुष ने आंसर किया है 46, मधु ने आंसर किया है 46, प्रेषी ने आंसर किया, सलोनी 46, आशीष कुमार, शेखर कुमार, करमवीर, बहुत सारे बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं। पूजा यादव 46 आंसर कर रहे हैं और 46 ही होगा। ठीक है, 46 आप कह लो या फिर 23 जोड़ा कह लो। ठीक है, तो यहां पर अर्ध शुक्राणु में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 जोड़ा आप लिख लीजिए, 23 जोड़ा या फिर आप लिख लीजिए 46। 23 जोड़ा या फिर क्या लिख लीजिए 46। इधर भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगा नर में भी कि यहां पर अर्धसूत्राणु में कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आपको 23 जोड़ा मिलेगा। 23 जोड़ा या फिर कितने मिलेंगे? या फिर 46 मिलेंगे। ठीक है, और जैसी स्थिति बने एमसीक्यू में उस तरीके से आपको आंसर करनी है। ठीक है, सामने वाले की भावना को समझ लीजिएगा कि वो आंसर किस तरीके का चाह रहा है और उस हिसाब से आप 23 जोड़ा आंसर कर देना या फिर आप जो है 46 आंसर कर देना। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। अब देखिए बबू, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हुआ यह है कि जो नर मनुष्य था, चलो हम स्टेप को बाद में बता देंगे, आगे क्या होगा उसे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए शुक्राणु बन चुका है, नर में शुक्राणु बन चुका है, मादा में अंडाणु बन चुके हैं। अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है, अगली घटना क्या होने वाली है, अगली चरण क्या होने वाला है? देखो, तो शुक्राणु का बन जाना, अंडाणु का बन जाना इस बात को सूचित करता है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये दोनों जनन के योग्य हो चुके हैं, जनन के लिए तैयार हैं। तो जब जनन के लिए तैयार हैं तो करना क्या होगा? ये दोनों अलग अलग शरीर में बने हैं। शुक्राणु अलग मनुष्य का शरीर है और अंडाणु अलग मनुष्य का शरीर है। ठीक है, अब जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं, ठीक है, जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं, नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी, नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों मिलेगा नहीं तो नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी, तो इसका मिलना जरूरी है। अब मिलने के लिए शुक्राणु को पहुंचना पड़ेगा अंडाणु के पास। क्यों? अब शुक्राणु अंडाणु के पास क्यों जाएगा, अंडाणु शुक्राणु के पास क्यों नहीं आएंगे? कारण है कि शुक्राणु चलनशील कोशिका होती है, ये मूव करते हुए चल सकता है। अंडाणु स्थिर कोशिका होती है, ये चल फिर नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो नर क्या करेगा? लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा नर जो है मादा के पास जाएगा और अपने शुक्राणु को मादा जनन तंत्र में ट्रांसफर कर देगा, मादा जनन तंत्र में ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि यहां पर किया क्या जाएगा कि ये जो शुक्राणु है इसे भेज दिया जाएगा कहां पर? तो मादा के शरीर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब मादा के शरीर में पहुंच गया। कौन कौन पहुंचा? जरा बात को समझिए। यहां पर मादा के शरीर में पहले से अंडाणु थे, मादा के शरीर में पहले से कौन मौजूद है? अंडाणु मौजूद है। अब मादा के शरीर में पहुंच गया है कौन? अब मादा के शरीर में कौन पहुंच गया? शुक्राणु पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो घटना आप देख रहे हो कि नर से मादा में शुक्राणु का जाना, इस घटना को विड़सेचन कहते हैं। चलो घटना का नाम, चरण का नाम तो हम आगे बता देंगे, फिलहाल हम यहाँ पर स्केचली समझते हैं कि ये शुक्राणु पहुंच चुका है मादा शरीर में अंडाणु के पास। अब क्या होगा? तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि जब तक ये नर और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी। हाँ, निषेचन होगा। बहुत बढ़िया, आशीष कुमार ने आंसर किया निषेचन होगा। ठीक है, तो जब तक ये नर और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी। तो यहां पर क्या होना है कि ये नर युग्मक जो कि शुक्राणु है अंडाणु के साथ क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल करके एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे, एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे। दोनों एक दूसरे में समायोजित हो जाएंगे और एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे। और आप लोग ये बता देना कि ये जो नई कोशिका है ये इसका नाम क्या होगा? इस नई कोशिका का नाम क्या होगा? कोई बता दीजिए। नर और मादा युग्मक के मिलने के बाद जो नई कोशिका बनती है इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इस नई कोशिका का नाम पूछ रहे हैं हम, इस नई कोशिका का नाम पूछ रहे हैं हम, घटना नहीं बुआ। नर और मादा युग्मक के मिलने की घटना को क्या कहा जाता है ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि नर और मादा युग्मक जब मिलता है तो इससे नई कोशिका बनती है, इस नई कोशिका का नाम क्या होगा? ठीक है, इस नई कोशिका का नाम क्या होगा? और बहुत सारे बच्चे का आंसर आ गया है, युग्मनज होगा, जाइगोट होगा। बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये जो था ये नर युग्मक शुक्राणु थे। ठीक है, और ये कौन था? मादा युग्मक यानी अंडाणु। अब नर युग्मक जो है अगुणित कोशिका और मादा युग्मक भी क्या? अगुणित कोशिका। और दोनों से के मिलने से जो कोशिका बनी है इसे हमने नाम क्या दिया? युग्मनज।
क्या नाम दिया? युग्मनज। इसे हमने क्या बोला? युग्मनज बोला, या फिर हमने इसको जाइगोट बोला। युग्मनज बोला या फिर हमने इसे क्या बोला? जाइगोट बोला। ठीक है, अब आप लोग ये बता दीजिए कि ये जो युग्मनज है इसकी सूत्रगुणिता क्या होगी? युग्मनज की सूत्रगुणिता क्या होगी? ये अगुणित होंगे, द्विगुणित होंगे, त्रिगुणित होंगे, या फिर कैसा होगा ये आपको बतानी है। ये जो युग्मनज है इसकी सूत्रगुणिता क्या होगी? आंसर आने शुरू हो गए हैं। ईशु शर्मा ने 2n पहले ही बोल दिया है। मधु यदुवंशी ने 2n आंसर किया है, बहुत बढ़िया बउआ। शुभम ने 2n आंसर किया है, आशीष कुमार ने 2n आंसर किया है, द्विगुणित पूजा यादव ने द्विगुणित आंसर किया, आरुष ने द्विगुणित, प्रेषी कुमारी, बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, अब इससे हमको लग रहा है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये अगुणित और ये कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित कोशिका, तो हमने बीच में 2n लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर युग्मनज बन गया। ठीक है, अब युग्मनज बनने के बाद क्या होगा इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये जो युग्मनज है ना बुआ, इसमें अब यहां से नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये अकेला शुक्राणु से जीवन नहीं शुरू होगा, अंडाणु से जीवन नहीं शुरू होगा, लेकिन जैसे ही दोनों मिलेगा एक नए जीवन की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जीव बनाना शुरू करेगा, और चूंकि ये मनुष्य का नया जीवन का शुरुआत है तो यहां पर मनुष्य के बच्चे का निर्माण होने वाला है। कैसे होगा ये बात को समझते हैं। देखिए, ये युग्मनज में अब लगातार होगा समसूत्री विभाजन। युग्मनज में अब लगातार क्या होगा? समसूत्री विभाजन। देखिए, ये युग्मनज जो कि एक कोशिका का बना हुआ है, ये 1 से 2 कोशिका का निर्माण करेगा। 1 से 2 कोशिका। अब यहां पर जो 2 कोशिका बनेगी वो समसूत्री विभाजन से, इसलिए हम दोनों को किससे सूचित करेंगे? 2n से सूचित करेंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है। फिर 2 से जो है 4 कोशिका का निर्माण होगा, और इसी तरीके से लगातार क्या होने वाला है? इसी तरीके से लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लगातार कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, और कोशिकाओं की संख्या लगातार क्या हो गई? बढ़ गई। कुछ समय के बाद आप देखोगे एक विशेष संरचना का निर्माण हुआ, जिसके चारों तरफ इस तरीके का कवर देखने को मिल रहा है, और बीच में कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह देखने को मिल रहा है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या मिल रहा है? समूह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसी संरचना बन जाएगी। फिर ये आगे और बढ़ेगा प्रक्रिया, और आगे बढ़ने के बाद देखोगे बाहर में खोल है, और इस खोल के अंदर में आप पाओगे कि 3 प्रकार का अस्तर है, 3 लेयर है। ये पहला लेयर, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा लेयर, ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख रहे हो ये तीसरा लेयर। 3 स्तर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो? ये युग्मनज है, लेकिन युग्मनज में जैसे ही विभाजन हुआ वो भ्रूण बन गया। ये 2 कोशिकीय भ्रूण है, ये 4 कोशिकीय, 8, 16, 32, और ये जो है ऐसा भ्रूण है जिसको हम कोरकपोटी कहते हैं। ये ऐसा भ्रूण है जिसको हम गैस्ट्रोला कहते हैं। ये चीजें आप चैप्टर 3 में डिटेल में समझोगे। फिलहाल हम स्टेप बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कि युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 कोशिकीय भ्रूण पहले बना, फिर जो है 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और ऐसे ही 2 के मल्टीपल में लगातार डिवाइड होता जाएगा। एक विशेष प्रकार की बनी कोरकपोटी, फिर और विशेष प्रकार की बनी भ्रूण, जिसमें 3 जर्म अस्तर, सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर जो है अंदर मीसोडर्म, फिर सबसे अंदर एंडोडर्म। ये 3 प्रकार के लेयर का निर्माण हुआ। अब क्या होगा? अब यहां पर ये जो तीनों स्तर है ना, इस तीनों स्तर की कोशिका के पास है अस्टेम कोशिका, जिसे हम ज्वाला कोशिका बोलते हैं। अस्टेम कोशिका है। ठीक है, अब अस्टेम कोशिका, ये तीनों स्तर की कोशिकाएं बैठ करके मीटिंग करेगी, बैठ करके अपने कामों को बांटेगी, और यहां पर तय किया जाएगा कि कौन सी कोशिका मन जो बच्चा है, बच्चे के किस अंग का निर्माण करेगा। तो कोई कोशिका ये जो है एक्सेप्ट करेगा कि हम किडनी बनाएंगे, कोई कोशिका एक्सेप्ट करेगा कि हम जो है लीवर बनाएंगे, कोई कोशिका जो है ये बोलेगा कि हम जो है त्वचा बनाएंगे, कोई बाल बनाएगा, कोई नाक बनाएगा, कोई मुंह बनाएगा, कोई हड्डियां बनाएगी, कोई मांसपेशी बनाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर जो भी स्टेम सेल है वो अपने क्रियाओं को बांट लेगा, आगे के काम को बांट लेगा, और सब अपने अपने काम को करना शुरू करेगा। ठीक है, सब अपने अपने कामों को करना शुरू कर देगा। इसमें से कोई एक कोशिका ऐसी होगी, कोई कोशिका ऐसी होगी जो त्वचा का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका ऐसी होगी जो हड्डी का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका ऐसी होगी जो किडनी का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका ऐसी होगी जो मांसपेशी का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका ऐसी होगी जो बाल का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो हमारे लीवर का निर्माण कर रहा है, पाचन तंत्र का, कोई श्वसन तंत्र का, कोई जो है उत्सर्जन तंत्र का। और इस तरीके से अलग अलग कोशिका अलग अलग शरीर के ऊतकों का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या बोला, कोई कोशिका ऐसा होगा जो किडनी यानी वृक्क का निर्माण कर
रहा होगा, कोई कोशिका ऐसा होगा जो कि यकृत यानी जो है लीवर का निर्माण कर रहा होगा, कोई कोशिका ऐसी होगी जो ये सोच के बैठा है कि हम आंख बनाएंगे, कोई जो कोशिका है वह त्वचा बनाने पे पड़ा होगा, कोई कोशिका जो है हड्डियां बना रहा होगा, ठीक है, कोई कोशिका जो है ये बालों का निर्माण कर रहा होगा। और इस तरीके से अब देखिए, अब यहां पर आप बोलोगे सर आपने अंग का नाम लिख दिया। देखो अंग किसके बने होते हैं? उत्तक के समूह से। तो वृक्क जो है उत्तकों का समूह है, यकृत उत्तक, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, ये चीजें पता है ना बउआ। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ये चीजें हमने समझाया, इधर लिख देते हैं। देखो कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? अगर कोशिका है, ठीक है, और कोशिका का क्या होता है? समूह रहता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? उत्तक। और उत्तकों का यदि समूह है तो हम क्या कहेंगे? अंग। और अंगों का यदि समूह है तो हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। और सभी अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। यानी अंग क्या है? उत्तकों का समूह है। अंग क्या है? उत्तकों का समूह है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग कोशिकाएं शरीर के अलग अलग उत्तकों का निर्माण कर रही है। कुछ वृक्क बनाने वाली, किडनी बनाने वाली उत्तक बना रही है, कुछ यकृत बनाने वाली उत्तक बना रही है, आंख, त्वचा, हड्डी, बालों को निर्माण करने वाली उत्तक का निर्माण कर रही है। और इस तरीके से अंग का भी निर्माण साथ साथ होता चला जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? भ्रूण, स्टेम सेल, आशीष कुमार बहुत बढ़िया। आयुष राज ने, सर अगर इसमें से कोई एक कोशिका डैमेज हो जाएगी तो वो अंग बनेगा? देखिए बउआ, अगर यहाँ पर सभी कोशिका के पास पोटेंशियल है, सभी अंग का निर्माण कर सकता है। हर एक कोशिका के पास क्षमता है कि शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकता है। ये स्टेम सेल की विशेषता होती है, ठीक है। अगर एक सेल डैमेज हो जाए तो दूसरा स्टेम सेल उसका कार्यभार संभाल लेगा और उस अंग का निर्माण कर लेगा। अंतिम में स्टेप समझा दीजिएगा सर जी। बिल्कुल समझाएंगे बउआ, लास्ट में समझाएंगे स्टेप। करमवीर कुमार, चलिए अब यहां पर क्या हुआ आप खुद ही सोच लो कि अब यहां पर घटना क्या घटा कि सभी अंग तो बन ही गए, ठीक है। सभी अंग को बनाने वाले जब उत्तक बन गए तो अंगों का निर्माण हो गया। और एक थैली, इस तरीके से आपको एक थैली देखने को मिलेगा और इस थैली के अंदर आपको जो है ये आपको बच्चा देखने को मिलेगा। क्या इस तरीके से नहीं होगा? क्या थैली होगा और बच्चा, क्योंकि सभी अंग बन चुके हैं, ठीक है। अब ये घटना, ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि पूर्ण शिशु का निर्माण हो गया। पूर्ण शिशु का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है, ये शिशु बन चुका है। अब ये सभी अंग जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या पूर्ण शिशु का निर्माण नहीं हो जाएगा? पूर्ण शिशु का निर्माण हो गया। और जैसे ही पूर्ण शिशु बन गया, इस शिशु का जन्म होगा और जन्म के साथ ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जन्म के साथ ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐप अपडेट किए हैं क्या? बिल्कुल वो अपडेट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी ना चैट में, ठीक है बउआ। चलिए अब देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया जन्म के साथ क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये मनुष्य में लैंगिक जनन का आप कह सकते हो कि बेसिक स्टेप था जो हम समझा दिए, ठीक है। अब इसके चरणों को लिखना शुरू करते हैं, घटनाओं को लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी घटना घटित हुई, कौन कौन सी घटना जो है वो घटित हुई लैंगिक जनन के दौरान मनुष्यों में, ठीक है। घटना की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन सी घटना किस तरीके से घटती चली गई। और थोड़ा सा छोटा करेंगे, आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को आपने पढ़ा है वो, ठीक है, चीज़ों को आपने पढ़ा है। यहाँ से हमने शुरुआत किया था, यहाँ से हमने शुरुआत किया था, ठीक है। इसके स्टेप्स समझा देते हैं, फिर बाकी के क्लासेस हम कल के क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बाकी के कंटेंट को हम अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, बस ये स्टेप समझा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सर कौन अंग करता है? अंग मतलब क्या बउआ? सर चैट को देखिए थोड़ा सा। सर बाल का निर्माण, बाल जो है बउआ ये तो खुद ही एक अंग है, बाल खुद ही एक अंग है बउआ, तो इसका निर्माण कौन सा अंग करेगा? क्वेश्चन थोड़ा सही से करिए। हाँ, अगर आप कहेंगे कि कौन सा लेयर करेगा तो वहां पर आंसर होगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बाल का निर्माण होता है, त्वचा का निर्माण होता है, नाखून का निर्माण होता है। आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बचे हुए हैं बउआ आप लोगों के, सब कुछ अभी पढ़ लेंगे क्या? ठीक है, कुछ चीज़ें आगे के लिए भी रहने दीजिए। हाँ, आपके स्तर पर पढ़नी है ये चीज़ें, आगे चलिए आगे आपको बताएंगे। देखो तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ बउआ? देखो ये नर मनुष्य था, चलो वृषण में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हुआ? नर युग्मक, इसमें नर युग्मक, उसमें क्या हुआ? मादा युग्मक बने, ठीक है। नर युग्मक बनने की घटना, यहाँ पर आप घटनाओं का आप ऐसा करोगे कि एक अच्छा सा कलर मिल जाए हमें तो मज़ा आ जाए। चलिए थोड़ा सा और छोटा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तकलीफ नहीं होगा आप लोगों को दिखने में। चलिए तो सबसे पहला घटना क्या घटा? सबसे पहला घटना, सबसे पहला जो इवेंट है वो क्या घटा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले लैंगिक जनन होने के लिए सबसे पहला चरण ये है कि जो नर जंतु है और जो मादा जंतु है उसमें युग्मक बनने चाहिए। हाँ, आपने यहाँ पर देखा कि नर के वृषण में
शुक्राणु नामक नर युग्मक बना और मादा के अंडाशय में अंडाणु नामक नर युग्मक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। अब युग्मक कोई भी बने, चाहे वह नर युग्मक बने चाहे वह मादा युग्मक बने, युग्मक बनने की जो घटना होती है ना उसे कहा जाता है युग्मक जनन। युग्मक बनने की घटना को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो एक नंबर में हमने यहां क्या लिख दिया, युग्मक जनन। युग्मक बनने की घटना को युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक बनने की घटना को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो, नर युग्मक बना यानी शुक्राणु बना, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन, अंडाणु बनने की भी प्रक्रिया क्या है, युग्मक जनन। लेकिन दोनों ही युग्मक जनन के दौरान अलग अलग युग्मकों का निर्माण हो रहा है। इसमें शुक्राणु बन रहे हैं, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन का एक प्रकार है जो नर में देखने को मिलता है और इसे हम कहते हैं शुक्र जनन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, शुक्र जनन। तो ये शुक्र जनन क्या है, तो युग्मक जनन का एक प्रकार है जो कि नर जंतु में देखने को मिलता है। शुक्र जनन, इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। शुक्र जनन या फिर क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। शुभम कुमार, आशीष कुमार, सर आर्ट्स क्लास भी पढ़ाते हो आप? नहीं बुआ, आरुष कुमार आर्ट्स क्लास नहीं होती हमारे यहाँ। शुभम कुमार, थैंक यू अप्रिशिएशन के लिए। ठीक है बुआ, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि युग्मक कोई भी बने, ठीक है, चाहे वो शुक्राणु या अंडाणु, युग्मक जनन कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ शुक्राणु नाम का युग्मक बन रहा है तो उसे शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना है। हम शुक्राणु जनन नहीं बोलेंगे, शुक्राणु जनन अलग प्रक्रिया है और शुक्र जनन अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन का एक प्रकार है जिसे हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वहीं अंडाणु बनना भी युग्मक जनन का एक प्रकार है जिसे हम अंड जनन कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या? अंड जनन कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु बनने की घटना शुक्र जनन, अंडाणु बनने की घटना अंड जनन या फिर कहलाएगा oogenesis। क्या कहलाएगा, oogenesis। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा कि युग्मक जनन से आप क्या समझते हो, आपको आंसर करना है कि लैंगिक जनन करने वाला कोई भी जीव हो उसके प्राथमिक जनन अंग में अर्धशुक्राणुओं के द्वारा युग्मक निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहेंगे। अगर आपसे पूछा शुक्र जनन क्या है, तो शुक्र जनन युग्मक जनन का एक प्रकार है जो कि नर जंतु में देखने को मिलता है। नर जंतु के वृषण में उपस्थित अर्धशुक्राणुओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु नामक युग्मक बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहेंगे। वहीं मादा जंतु के अंडाणु में उपस्थित अर्धसूत्राणु में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु नामक मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को अंड जनन या फिर oogenesis कहेंगे। ईशु शर्मा, अभी तक आप क्लास में जुड़े हुए हो? प्रेशी कुमारी, oogenesis, बहुत बढ़िया हुआ। चलिए, शुभम कुमार ने अंड जनन आंसर किया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो युग्मक जनन जंतुओं में कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अभी 2 प्रकार और देखेंगे हम जब पौधे में लैंगिक जनन को देखेंगे, ठीक है। ये वाला खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे, हो सकता है कल के क्लास में देखें, ठीक है। तो युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो शुक्राणु है ये भेजा गया मादा शरीर में। शुक्राणु को कहां भेजा गया, मादा शरीर में भेजा गया। तो शुक्राणु को मादा शरीर में भेजने की जो घटना है ना, इसे हम कहते हैं वीर्यसेचन। क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं, या फिर इसे बोलते हैं वीर्यसेचन, या फिर इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। वीर्यसेचन या फिर इसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। वीर्यसेचन बोलिए या फिर क्या बोलिए, इंसेमिनेशन। तो पहली घटना के बाद जो दूसरी घटना घटित हुई है वो दूसरी घटना कौन सी हो गई, दूसरी घटना कौन सी हो गई, वीर्यसेचन की घटना हो गई। बात क्लियर है। युग्मक जनन, फिर होगा वीर्यसेचन जिसे हम युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में युग्मक का जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। और जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण की विधि को वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन, रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत बढ़िया हुआ। तो देखिए, अब यहाँ पर चीज़ें क्या है कि हम लोग जो है युग्मक, यहाँ पर एक शरीर से युग्मक दूसरे शरीर में गया तो ये घटना युग्मक स्थानांतरण है। और जंतु में युग्मक स्थानांतरण जब होता है तो उसे एक विशेष नाम देते हैं, उसे वीर्यसेचन कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जंतु पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वीर्यसेचन हुआ है। बातें क्लियर है। इंसेमिनेशन, प्रेशी कुमारी ने आंसर किया इंसेमिनेशन। सर व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट किए हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट किया हो? ऐसा तो हमें नहीं पता है, हमें पूछना पड़ेगा स्टाफ से, ठीक है। पूछकर हम बताएंगे, वो जो ग्रुप को हैंडल करने वाली जो टीम होती है हम उनसे बात करके बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो। चलिए यहाँ पे, तो वीर्यसेचन के बाद क्या हुआ कि वीर्यसेचन जैसे ही खत्म हुआ, नर युग्मक पहुंच चुका है कहाँ, मादा युग्मक के पास। नर युग्मक कहाँ पहुंच चुका है, मादा युग्मक के पास। क्या बातें क्लियर है। नर युग्मक कहाँ पहुंच चुका है, मादा युग्मक के पास, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नर और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा, युग्मनस बनेगा। नर और मादा युग्मक मिलेंगे, क्या बनेगा, युग्मनस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और घटना घटी
जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको बताते हैं। नर तथा मादा युग्मक, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक है। नर तथा मादा युग्मक का मिलना, ये जो है अगली घटना होगी, इसे हम निषेचन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम संलयन कहते हैं। निषेचन या फिर इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम संलयन कहते हैं। एक मिनट बबुआ। देखिए बबू, तो यहाँ पर नर युग्मक है, मादा युग्मक है, इस दोनों युग्मकों का मिलना निषेचन या फिर क्या कहलाता है? संलयन। निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। निषेचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आंसर कर रहे हो आप लोग क्या? 5 में ज्वाइन ना कर दिया आरुष कुमार। ओके, हम देख लेंगे। मधु यदुवंशी ने आंसर किया है निषेचन या संलयन। बहुत बढ़िया हुआ। आरुष ने फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए। तो फर्टिलाइजेशन दूसरा नाम भी है, इसे सिनगैमी भी कहते हैं। निषेचन को हम लोग फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी भी कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? फर्टिलाइजेशन या फिर क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। निषेचन की घटना जब संपन्न हुई, तब जाकर हमें क्या मिला? एक नई कोशिका मिली, जिसे हमने युग्मनज कहा। अब इस युग्मनज में लगातार क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन। इस युग्मनज में लगातार हो रहा है समसूत्री विभाजन। और ध्यान रखिएगा, युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन। देखो, यहां से समसूत्री विभाजन होना शुरू हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, फिर हुआ समसूत्री विभाजन, फिर हुआ समसूत्री विभाजन, फिर यहां पर फिर समसूत्री विभाजन, और ऐसे करके फिर समसूत्री विभाजन, और लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन का होना, यह निषेचन की बाद की घटना है, जिसे हम लोग विदलन कहते हैं। तो चौथा नंबर में हम क्या लिख लेंगे? विदलन। चौथा नंबर में क्या लिख लेंगे? विदलन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लीवेज कहें। विदलन या फिर क्या कहेंगे बउआ? क्लीवेज कहेंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। हाँ, इतनी चीजें क्लियर है या कहीं से कोई दिक्कत भी है? इतनी चीजें क्लियर है या कहीं से कोई दिक्कत भी है? क्लियर है। चलिए, अब देखिए क्या है। तो हमने क्या बोला कि युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन का होना क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पर ये तो युग्मनज है, लेकिन जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तब जाकर ये जो पहली कोशिका बनी, इसे हम क्या नाम देंगे? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे भ्रूण बोलेंगे। ये 2 कोशिकीय भ्रूण है, यानी एम्ब्रियो है। ये 2 कोशिकीय भ्रूण है, यानी क्या है बउआ? एम्ब्रियो है। ये 4 कोशिकीय भ्रूण है, ये भ्रूण हो गया। ये भी क्या है बउआ? तो ये भी भ्रूण है। ये भी क्या है? तो ये सब जो है, ये भी भ्रूण है, ये भी भ्रूण है, ये भी भ्रूण है। ठीक है, और ये जो है, ये शिशु है। ये क्या है? शिशु है। अब यहां पर क्या देख रहे हो कि लगातार जब विदलन हो रहा है, तो हर विदलन के बाद भ्रूण का विकास हो रहा है। पहले 2 कोशिकीय भ्रूण, फिर 4 कोशिकीय, 8, 16, 32, 64, ऐसे ही करके लगातार भ्रूण का विकास हो रहा है। और भ्रूण विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, या फिर हम इसे कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव या फिर कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या इतनी बातें क्लियर है? भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मनज में विदलन के कारण भ्रूण निर्माण होना, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया विदलन या भ्रूणोद्भव या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगी। इतनी बातें क्लियर है? मधु यदुवंशी ने भ्रूण का है, बहुत बढ़िया हुआ। एम्ब्रियो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, भ्रूणोद्भव हो रहा है, लगातार नए नए भ्रूण बन रहे हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, लगातार नए नए भ्रूण बन रहे हैं। आप यहां पर जरा देखोगे, ये विशेष प्रकार का भ्रूण बना। ठीक है, और इस भ्रूण के बाद जो है, इनकी कोशिकाओं ने अलग अलग शरीर के अंगों के ऊतकों को बनाना शुरू किया, और अंततः अंग का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, तो इस घटना को हम लोग कहने वाले हैं, ये वाली जो घटना है, इसे हम लोग कहेंगे, ये हो जाएगा 5वां नंबर घटना। ये एक्स्ट्रा है बीच में। ठीक है, 5वां नंबर घटना कहलाएगी कि अलग अलग ऊतकों का निर्माण होना कोशिका विभेदीकरण कहलाती है। कोशिका विभेदीकरण कहलाती है, या फिर इसे बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इनके चरणों को लिखना शुरू करें, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला क्या हुआ? युग्मक जनन। रिकॉल कर लेते हैं, युग्मक जनन हुआ, जिसको हमने क्या बोला? गैमीटोजेनेसिस। जब युग्मक बन जाता है, तो नर युग्मक को भेजा जाता है मादा युग्मक के पास, जिसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, या फिर बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। जब गैमीट ट्रांसफर हो जाता है,
जब गैमीट ट्रांसफर हो जाता है तब जाकर घटती है निषेचन की घटना, ठीक है, जिसे संलयन भी आपने पढ़ा, या फिर जिसे आप फर्टिलाइजेशन बोलो, या फिर आप बोलो फर्टिलाइजेशन बोलो, या फिर आप लोग बोलो सिनगैमी, सिनगैमी। अब जब इतनी घटना घट जाती है तब जाकर क्या होता है, तब जाकर क्या होता है, युग्मनज बनता है, और उस युग्मनज में विदलन यानी क्लीवेज होना शुरू होता है, और जब क्लीवेज हो जाता है तब जाकर भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण फिर शिशु बनाता है, और इसके बाद कोशिका विभेदीकरण होती है, कोशिका विभेदीकरण होती है, जिसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई बउआ? इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई, या यहां तक भी कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है? सलोनी कुमारी, आशीष कुमार, करमवीर कुमार क्लियर है? प्रेशी कुमारी, बहुत बढ़िया बउआ, ठीक है सर जी, एक नंबर। अच्छा आरुष कुमार, कोई बात नहीं बुआ, तो टाइम रहता है तो आंसर देते ही है। ईशु शर्मा बोल रहे हैं डाउट का सवाल ही नहीं है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बुआ, बच्चों को रह जाता है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने जंतु का एग्जाम्पल लेके पढ़ा है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पौधे का, ठीक है, और पौधे का एग्जाम्पल लेने के बाद हम इस जो डेफिनेशन है इस पर हम वापस लौटेंगे और फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो आगे की चीज़ों को समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, टाइम है हमारे पास। और अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और जहां हम आज एंड करेंगे वहीं से कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास अटेंड कर, हाँ कल भी क्लास रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लास कल भी रहेगी, उसके बाद फिर अल्टरनेट होगा। एक दिन गैप हो गया था जिसको भरपाई करने के लिए आज क्लास लेना पड़ा हमें बउआ, ठीक है। तो कल भी क्लास रहेगी, तो कल भी आप लोग जो है तैयार रहिएगा, क्लास में हम बोले या ना बोले आपको जो है ऐप पे रेडी रहना है, ओके 7:15 से चल रहे, ठीक है बउआ। तो प्रेशी कुमारी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है बउआ, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट बउआ।